लाइब्रेरी में भूत। एक ठंडी बरसाती शाम को तीन दोस्त अयान, बिलाल और दानी अपना होमवर्क पूरा करने के लिए स्कूल में देर तक रुके। जैसे जैसे आसमान में अंधेरा छाने लगा, गलियारे शांत हो गए और लाइब्रेरी की खिड़कियों की मंद रोशनी से ही एकमात्र रोशनी आ रही थी। चलो पुराने सेक्शन को देखते हैं, दानी ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें जिज्ञासा से चमक रही थीं। अयान हिचकिचाया। वे कहते हैं कि लाइब्रेरी का वह हिस्सा भूतिया है। क्या होगा अगर अफवाहें सच हों? बिलाल ने धीरे से हंसते हुए कहा। भूत असली नहीं होते, चलो चलते हैं। लड़के लाइब्रेरी के पीछे की ओर चले गए, जहां एक धूल भरा दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। ऊपर साइन पर लिखा था, प्रतिबंधित अनुभाग, बाहर न जाएं। अंदर अलमारियों में पुरानी किताबों की कतारें लगी हुई थीं। उनके पन्ने उम्र के साथ पीले पड़ गए थे। हवा में ठंडक भर गई। जैसे ही अयान ने एक अजीब काली किताब को उठाया, उनके पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वह क्या था? बिलाल ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। दानी ने काली किताब खोली और चौंक गया। पन्ने नामों से भरे थे, सैकड़ों नाम। सूची के नीचे स्याही अभी भी ताजा थी। अयान, बिलाल, दानी। अचानक रोशनी टिमटिमाने लगी और कमरे में एक हल्की फुसफुसाहट गूंज उठी। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था। एक भूतिया आकृति दिखाई दी। खोखली आंखों और पीली त्वचा वाला एक छोटा लड़का। उसके बिखरे बाल उसके चेहरे पर लटक रहे थे और उसकी फटी हुई स्कूल यूनिफॉर्म ऐसे हिल रही थी जैसे किसी अदृश्य हवा से हिल रही हो। तुम्हें आधी रात से पहले निकल जाना चाहिए, नहीं तो तुम भी फंस जाओगे मेरी तरह, उसने चेतावनी दी। उसकी आवाज कांप रही थी। अयान के हाथ कांप रहे थे जब उसने किताब का आखिरी पन्ना पलटा। उस पर लिखा था, भागने के लिए जो छीना गया है उसे वापस करो। इसका क्या मतलब है? दानी ने पूछा। उसकी सांस तेज हो रही थी। भूत ने पास की शेल्फ पर एक टूटे हुए चांदी के लॉकेट की ओर इशारा किया। इसे मेरी कब्र में वापस कर दो, उसने धीरे से कहा। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। या फिर तुम कभी नहीं जाओगे। बिलाल हिचकिचाया। उसकी जिज्ञासा डर में बदल गई। तुम खुद ऐसा क्यों नहीं कर सकते? उसने पूछा। मैं इस जगह से बंधा हुआ हूं, भूत ने उत्तर दिया। उसकी आवाज धीमी पड़ गई। केवल जीवित लोग ही मुझे मुक्त कर सकते हैं। लॉकेट को पकड़कर लड़के लाइब्रेरी से भाग गए क्योंकि भूत की फुसफुसाहट तेज हो गई थी। वे अंधेरी बरसाती रात में स्कूल के पीछे सुनसान कब्रिस्तान की ओर भागे। जब वे उसकी कब्र की तलाश कर रहे थे तो ऊपर से गड़गड़ाहट हो रही थी। सबसे दूर कोने में घास के नीचे आधा दबा हुआ उन्हें भूत के नाम के साथ एक छोटा सा मकबरा मिला। जैदा, उसकी तस्वीर फीकी पड़ गई थी, लेकिन उसकी आंखों में उदासी अभी भी दिखाई दे रही थी। अयान ने घुटने टेके और लॉकेट को धीरे से कब्र पर रख दिया। तुरंत उनके नीचे की जमीन कांप उठी। कब्र के पत्थर पर एक हल्की चमक छा गई जब जैद की आत्मा प्रकट हुई, जो अब शांतिपूर्ण और मुक्त दिख रही थी। धन्यवाद, उसने फुसफुसाया। उसका रूप और अधिक पारदर्शी हो गया। अभिशाप टूट गया है। एक आखिरी मुस्कान के साथ वह रात में गायब हो गया। पीछे केवल सन्नाटा छोड़ गया। अगली सुबह लड़के पुस्तकालय में वापस आए, यह देखने के लिए उत्सुक थे कि क्या कुछ बदल गया है। प्रतिबंधित खंड गायब हो गया था, जैसे कि वह कभी अस्तित्व में ही नहीं था। धूल भरा दरवाजा अब बंद हो गया था और किसी और को याद नहीं था कि वह वहां था। लेकिन एक भूली हुई शेल्फ पर काली किताब रह गई। उसके पन्ने अभी भी अंतिम प्रविष्टि की ओर मुड़े हुए थे। इस बार अयान, बिलाल और दानी के नाम गायब थे। उस दिन के बाद से कोई भी अंधेरा होने के बाद पुस्तकालय में रहने की हिम्मत नहीं करता था। कुछ लोगों ने कहा कि जब घड़ी आधी रात को बजती थी तो उन्हें अभी भी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती थी। लेकिन अयान, बिलाल और दानी सच्चाई जानते थे। जैद आखिरकार शांत हो गया था और पुस्तकालय में भूत हमेशा के लिए चला गया था। एक शाम
असद, रेहान और फैसल ने ब्लैकवुड फॉरेस्ट के किनारे पर डेरा डालने का फैसला किया। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी कि वे अंधेरे के बाद कभी न रुकें, लेकिन लड़के भूत प्रेत और श्राप की कहानियों को हंसी में उड़ा देते थे। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, उन्होंने अपना तंबू लगाया और एक छोटी सी आग जलाई। यह जगह बिल्कुल भी डरावनी नहीं है, रेहान ने मार्शमैलो भूनते हुए कहा। हाँ, बस मूर्खतापूर्ण पुरानी किंवदंतियां हैं, फैसल ने कहा, हालांकि उसकी आवाज धीमी थी। आग की लपटों के साथ हवा पेड़ों के बीच से गुजरी। असद ने अपना फोन निकाला। चलो एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और सबको दिखाते हैं कि हम कितने बहादुर हैं। उसने कैमरे को अंधेरे जंगल की ओर मोड़ा। स्क्रीन के जरिए एक पेड़ के पीछे एक परछाई दिखाई दी। क्या तुमने वह देखा? फैसल ने आंखें चौड़ी करके फुसफुसाते हुए कहा। शायद यह कोई जानवर है, असद ने कहा, लेकिन उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। जंगल में दूर से एक आवाज गूंजी, एक नरम, बच्चों जैसी हंसी। कौन है? रेहान ने पुकारा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। जिज्ञासा ने उन पर काबू पा लिया और उन्होंने आवाज का पीछा करने का फैसला किया। हाथ में टॉर्च लेकर वे जंगल में और अंदर चले गए। हंसी की आवाज तेज होती गई और वे एक छोटे से परित्यक्त केबिन में पहुंच गए। जैसे ही असद ने दरवाजा खोला, वह चरमरा कर खुला। अंदर धूल और मकड़ी के जाले हवा में भारी थे। दीवार पर बच्चों जैसी आकृतियां लाल रंग से लिखी हुई थीं। यह अजीब है, रेहान ने बड़बड़ाया। फैसल ने चौंक कर कहा, इसे देखो। उसने एक कोने में बैठी एक फटी हुई गुड़िया की ओर इशारा किया, जिसकी आंखें गायब थीं। जैसे ही असद ने गुड़िया को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, दरवाजा उनके पीछे बंद हो गया। हंसी की आवाज तीखी हंसी में बदल गई। हमें यहां से निकलना होगा, फैसल ने दरवाजा खींचते हुए चिल्लाया। वह हिलता नहीं था। अचानक असद की टॉर्च टिमटिमाती हुई बुझ गई। अंधेरे में खोखली आंखों वाली छायादार आकृतियां दीवारों से उभरने लगीं। रेहान चिल्लाया, जैसे ही ठंडी उंगलियां उसके कंधे को छू रही थीं। मेरी मदद करो! घबराहट में असद ने दरवाजा लात मारकर खोला। लड़के केबिन से बाहर निकल गए, जंगल में भागते हुए, जब तक वे अपने टेंट तक नहीं पहुंच गए। सांस फूलने पर वे पीछे देखने के लिए मुड़े। केबिन गायब हो गया था। फिर कभी नहीं, फैसल ने हाँफते हुए कहा। फिर कभी नहीं। लेकिन जब वे जाने के लिए अपना सामान पैक कर रहे थे, तो असद का फोन बज उठा। एक नया वीडियो सामने आया था। इसमें तीनों को अपने टेंट में सोते हुए दिखाया गया था और उनके पीछे एक छायादार आकृति खड़ी थी जो देख रही थी। यह एक ठंडी चांदनी रात थी जब बिलाल, हमजा और जैद अपने पुराने स्कूल में घुसे। अजीबोगरीब घटनाओं के कारण इसे बंद करने के लिए मजबूर होने के बाद इमारत सालों से खाली पड़ी थी। भूतिया फुसफुसाहट और छायादार आकृतियों की कहानियों ने इसे स्थानीय किंवदंती बना दिया था। लेकिन अपनी बहादुरी साबित करने के लिए उत्सुक तीनों दोस्तों ने इसे तलाशने का फैसला किया। क्या तुम इस बारे में निश्चित हो? जैद ने फुसफुसाते हुए कहा। ठंडी हवा में उसकी सांसें धुंधली हो रही थीं। चलो जैद, अब डरो मत, हमजा ने जंग लगे गेट को चरमराहट के साथ खोलते हुए चिढ़ाते हुए कहा। तीनों में से सबसे साहसी बिलाल आगे बढ़ा। उनके कदमों की आवाज धूल भरे गलियारे में गूंज रही थी। टूटी खिड़कियों से हल्की हवा अंदर आ रही थी, जिससे खस्ताहाल दीवारें कराह रही थीं। जैसे जैसे वे इमारत में अंदर गए, हवा ठंडी होती गई। वे पुरानी विज्ञान प्रयोगशाला में पहुंचे, वह जगह जहां अफवाहों के अनुसार एक शिक्षक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। हमजा ने अपना फोन निकाला और टॉर्च चालू की, जिससे कमरे में अजीब सी छाया दिखाई देने लगी। देखा, यहाँ कुछ नहीं है, बिलाल ने कहा, लेकिन उसकी आवाज थोड़ी डगमगा रही थी। जैसे ही उसने बात की, हवा में एक हल्की फुसफुसाहट गूंज उठी। चले जाओ अभी। जैद स्तब्ध रह गया। क्या तुमने सुना? यह सिर्फ हवा है, हमजा ने कहा, हालांकि उसका चेहरा पीला पड़ गया था। अचानक उनके पीछे दरवाजा बंद हो गया। हमजा ने अपना फोन गिरा दिया और रोशनी चली गई। कौन है वहां? बिलाल ने बहादुरी से चिल्लाते हुए कहा। कमरे में एक ठंडी हंसी गूंज उठी। तापमान और कम होने पर लड़के एक साथ इकट्ठे हो गए।
फिर उनके पीछे ब्लैक बोर्ड चीखने लगा जैसे कि अदृश्य कीलें उस पर घसीट रही हों। चलो यहां से निकलो, जैद चिल्लाया। दरवाजा खींच रहा था लेकिन वह हिला नहीं। टूटी खिड़की से छनकर आती चांदनी में कमरे के दूर छोर पर एक छायादार आकृति दिखाई दी। उसकी खोखली आंखें थीं जो हल्की लाल चमक रही थीं। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था, वह फुसफुसाते हुए करीब आ गया। बिलाल ने घबराहट में दरवाजा खटखटाया। खोलो खोलो। छाया धीरे धीरे करीब आ गई। उसका मुड़ा हुआ रूप फर्श पर फिसल रहा था। हमजा ने अपना फोन ढूंढा और कांपती उंगलियों से टॉर्च को फिर से चालू किया। रोशनी टिमटिमा रही थी लेकिन स्थिर थी। एक चमकदार किरण सीधे आकृति पर पड़ रही थी। एक पल के लिए छाया चीखी और पीछे हट गई और फिर हवा में गायब हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। लड़कों ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। वे इमारत से बाहर निकल गए जब तक वे सुरक्षित रूप से स्कूल के मैदान से बाहर नहीं निकल गए। भारी सांस लेते हुए जैद बिलाल और हमजा की ओर मुड़ा। फिर कभी नहीं, बिलाल ने मुश्किल से निगला। सहमत, कुछ जगहों को बस सुनसान ही रहना चाहिए। और जब वे चले गए तो उनमें से किसी ने भी उस धुंधले छायादार आकृति पर ध्यान नहीं दिया जो उन्हें खिड़की से देख रही थी, जिसकी खोखली आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थीं। यह एक ठंडी सर्दियों की रात थी जब चार दोस्तों उमर, अली, झायन और हमजा ने जंगल में गहरे परित्यक्त केबिन का पता लगाने का फैसला किया। पूरे शहर में अफवाहें फैल गई थीं कि आधी रात के बाद केबिन में प्रवेश करने वाला कोई भी व्यक्ति कभी भी वैसा ही वापस नहीं आता। लेकिन रोमांच के लिए उत्सुक लड़कों ने चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। डर गए उमर? झायन ने अपने दोस्त को टॉर्च दिखाते हुए चिढ़ाते हुए कहा। नहीं, उमर ने चरमराते हुए दरवाजे को खोलते हुए जवाब दिया। अंदर की हवा धूल से भरी हुई थी और हवा में जली हुई लकड़ी की हल्की गंध थी। लड़के अंदर चले गए। उनके कदमों की आवाज अंधेरे केबिन में गूंज रही थी। अली ने अटारी की ओर जाने वाली एक पुरानी लकड़ी की सीढ़ी देखी। चलो ऊपर देखते हैं, उसने सुझाव दिया। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। हमजा हिचकिचाया लेकिन दूसरों के पीछे पीछे सीढ़ियों पर चढ़ गया। ऊपर एक दरवाजा आधा खुला हुआ था। जयान ने उसे और चौड़ा किया, जिससे टूटे हुए फर्नीचर और मकड़ी के जाले से भरा एक धूल भरा कमरा दिखाई दिया। लेकिन जिस चीज ने उनका ध्यान खींचा वह दीवार से टिका हुआ एक पुराना आईना था। वे कहते हैं कि जो कोई भी आधी रात को इस आईने में देखता है वह अपने सबसे बुरे डर को देख लेता है। हमजा ने फुसफुसाया। चलो इसका परीक्षण करते हैं, उमर ने कहा। उसकी जिज्ञासा उसकी सावधानी पर हावी हो गई। वह आईने के सामने खड़ा हो गया और अपने प्रतिबिंब को देखता रहा। एक पल के लिए कुछ नहीं हुआ, फिर उसका चेहरा डर से मुड़ गया। तुम क्या देखते हो? अली ने घबराते हुए पूछा। वहां मेरे पीछे कुछ है, उमर हकलाते हुए बोला। उसका चेहरा पीला पड़ गया। बाकी लोग मुड़े लेकिन कमरा खाली था। अचानक उनके पीछे दरवाजा बंद हो गया। जयान उसे खोलने के लिए दौड़ा लेकिन वह हिला नहीं। हम फंस गए हैं, उसने चिल्लाया। अटारी में ठंडी हवा बह रही थी और एक हल्की फुसफुसाहट हवा में भर गई। यह जगह छोड़ दो या हमेशा के लिए यहां रहो, आवाज गूंजी। हमजा ने उमर की बांह पकड़ ली। हमें यहां से निकल जाना चाहिए, वह चिल्लाया। लड़के दरवाजा तब तक पीटते रहे जब तक वह खुल नहीं गया। पीछे देखे बिना वे सीढ़ियों से नीचे भागे और ठंडी रात में केबिन से बाहर निकल गए। जब वे जंगल के किनारे पहुंचे तो वे सांस लेने के लिए रुके। क्या तुमने वह आवाज सुनी? झायन ने हांफते हुए कहा। मैंने सुनी, उमर ने कहा, अभी भी कांप रहा था। और मैं कसम खाता हूं उस दर्पण में कुछ था। उस रात के बाद से लड़कों में से किसी ने भी केबिन के पास जाने की हिम्मत नहीं की। और जब उन्होंने अटारी की खिड़की पर वापस देखा तो वे कसम खा सकते थे कि उन्होंने एक छाया को उन्हें देखते हुए देखा था। यह याद दिलाता है कि कुछ रहस्यों को अनसुलझा छोड़ देना ही सबसे अच्छा है। एक शाम को जब चांद आसमान में नीचे लटका हुआ था, तीन दोस्त अहमद, बिलाल और उमर अपने पुराने परित्यक्त स्कूल के बाहर खड़े थे। अफवाहों में कहा गया कि रात में हॉल में अजीब और गरीब आवाजें गूंजती थीं।
ऐसी फुसफुसाहटें जिन्हें कोई भी समझा नहीं सकता था। क्या आप इस बारे में निश्चित हैं? बिलाल ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले से ही डर गए? मुझे लगा कि आप साबित करना चाहते हैं कि भूत की कहानियां झूठी थीं। उमर ने अपनी घबराहट को छिपाते हुए अपना बैग ठीक किया। चलो इसे खत्म करते हैं, उसने बुदबुदाया। वे एक टूटी हुई खिड़की से फिसलकर धूल भरे गलियारे में धीरे से उतरे। टूटी खिड़कियों से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी, जिससे दीवारों पर डरावनी छायाएं पड़ रही थीं। जैसे जैसे वे अंदर गए, हवा ठंडी होती गई। अचानक दालान में एक जोरदार धमाका गूंजा। लड़के स्तब्ध रह गए। वह क्या था? बिलाल हकलाया। अहमद ने अपनी टॉर्च निकाली और उसे आवाज की ओर घुमाया। रोशनी एक दरवाजे पर टिमटिमा रही थी, जिस पर स्टोरेज रूम लिखा था। चलो इसे देखते हैं, उसने दरवाजा खोलते हुए कहा। अंदर टूटे हुए फर्नीचर और धूल भरी पाठ्य पुस्तकों से भरी अलमारियां थीं। उमर ने फर्श पर एक पुरानी पत्रिका देखी और उसे उठा लिया। कवर फीका पड़ गया था, लेकिन तारीख 1936 थी। दोस्तों इसे देखो, उसने पीले पड़ चुके पन्नों को पलटते हुए फुसफुसाया। आखिरी प्रविष्टि में लिखा था, आवाज बंद नहीं होगी। यह मुझे हर रात कमरा 13 पर बुलाती है। बिलाल ने मुश्किल से निगला, कमरा 13? क्या यह वही नहीं है जो हमेशा बंद रहता है? अहमद मुस्कुराया। पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है। वे मंद गलियारे का अनुसरण करते हुए तब तक चले जब तक वे एक जंग लगे दरवाजे पर नहीं पहुंच गए, जिस पर कमरा लिखा था। अहमद ने घुंडी घुमाई और उन्हें आश्चर्य हुआ कि वह चरमराकर खुल गया। अंदर कमरे में एक पुरानी लकड़ी की मेज को छोड़कर सब कुछ खाली था, जो मकड़ी के जाले से ढकी हुई थी। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजा उनके पीछे बंद हो गया। टॉर्च टिमटिमाने लगी और बंद हो गई, जिससे कमरा अंधेरे में डूब गया। दरवाजा किसने बंद किया? उमर ने फुसफुसाया। हवा में एक ठंडी फुसफुसाहट भर गई। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था। बिलाल के अंदर घबराहट फैल गई। उसने दरवाजा खींचा, लेकिन वह नहीं हिला। यह बंद है, वह चिल्लाया। अचानक अहमद ने सांस रोकी। देखो, दूर कोने से एक छायादार आकृति उभरी। उसकी खोखली आंखें फीकी चमक रही थीं और उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। चले जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उमर ने अपना बैग टटोला, एक छोटा सा आईना निकाला। मेरी दादी कहती हैं कि आत्माओं को अपना प्रतिबिंब पसंद नहीं है, उसने उसे ऊपर उठाते हुए कहा। छाया चीखी और दीवारों में गायब हो गई। दरवाजा खुला और बिना कुछ सोचे समझे लड़के दालान से निकलकर स्कूल से बाहर निकल गए। सांस फूलने के कारण वे सामने के गेट पर रुक गए। फिर कभी नहीं, बिलाल ने हाँफते हुए कहा। अहमद ने घबराकर हंसते हुए कहा, कम से कम हमें पता है कि कहानियां सच हैं। उमर ने जर्नल को कसकर पकड़ लिया। और अब हमारे पास सबूत है। जब वे चले गए तो उनमें से किसी ने भी टूटी खिड़की से झांकती हुई छाया पर ध्यान नहीं दिया, जो अगले आगंतुक की प्रतीक्षा कर रही थी, जिसने कमरा 13 में प्रवेश करने की हिम्मत की। यह एक ठंडी चांदनी रात थी जब 4 दोस्त अयान, बिलाल, दानियाल और हसन अपने लंबे समय से प्रतीक्षित कैंपिंग ट्रिप के लिए निकले। कैंप साइट के आसपास का घना जंगल भयावह रूप से शांत था, सिवाय उनके जूतों के नीचे कभी कभार पत्तियों की सरसराहट के। जैसे जैसे वे अंदर गए, हवा ठंडी होती गई और उनके चारों ओर एक असहज सन्नाटा छा गया। मैंने सुना है कि यह जगह भूतिया है, हसन ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। वे कहते हैं कि आधी रात के बाद जंगल में प्रवेश करने वाला कोई भी व्यक्ति कभी वापस नहीं आता। अपनी भूत की कहानियों से शुरुआत मत करो, बिलाल ने तंबू लगाते हुए कहा। भूत असली नहीं होते, यह सिर्फ एक जंगल है। लेकिन जैसे ही हवा मुड़ी हुई शाखाओं के बीच से गुजरी, बिलाल की हिम्मत भी डगमगाने लगी। लड़कों ने जल्दी से काम किया, अपने तंबू लगाए और आग के लिए लकड़ियां इकट्ठी की। सूरज बहुत पहले ही क्षितिज के पीछे गायब हो चुका था, जिससे वे रात की चपेट में आ गए।
जैसे जैसे रात गहराती गई, कैंप पर घना कोहरा छा गया। दानियाल मार्शमेलो को खोल रहा था, जबकि अय्यान आग को सुलगा रहा था। चलो डरावनी कहानियां सुनाते हैं, अय्यान ने सुझाव दिया, अपने विचारों के किनारों पर बढ़ती बेचैनी को दूर करने की कोशिश करते हुए। हसन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन अगर तुम सो नहीं पा रहे हो तो मुझे दोष मत देना। जैसे ही आग चटकने लगी और अंधेरे में चिंगारियां उड़ने लगीं, हसन ने अपनी कहानी शुरू की। वे कहते हैं कि यहाँ सालों पहले कैंपरों का एक समूह गायब हो गया था, उसने शुरू किया। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें एक आत्मा ने ले लिया था जो इन जंगलों में घूमती है। अगर तुम फुसफुसाते हुए सुनते हो तो इसका मतलब है कि बहुत देर हो चुकी है। हमें डराने की कोशिश करना बंद करो, दानियाल ने कहा। हालांकि उसकी आवाज में उसका सामान्य आत्मविश्वास नहीं था। उसने अपने कंधे के ऊपर से घने जंगल में नजर डाली। कोहरा अब और घना लग रहा था, भूतिया कंबल की तरह जमीन से चिपका हुआ था। जैसे ही हसन आगे बढ़ने वाला था, जंगल में एक अजीब सी आवाज गूंजी, एक दूर की खोखली हंसी। लड़के डर के मारे अपनी आंखें चौड़ी करके जम गए। क्या तुमने सुना? दानियाल की आवाज कांप उठी। शायद यह कोई जानवर है, बिलाल ने कहा, हालांकि उसका चेहरा पीला पड़ गया था। हंसी फिर से गूंजी, इस बार और करीब से। यह कोई जानवर नहीं था, यह इंसान था, या इंसान होने का दिखावा करने वाली कोई चीज। आवाज फुसफुसाहट में बदल गई, चले जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अय्यान ने जोर से निगला, उसकी नब्ज उसके कानों में तेज हो रही थी। यह अब और मजेदार नहीं है, चलो यहां से चलते हैं। लड़के अपने पैरों पर खड़े हो गए। उनकी हरकतें जल्दी और अनाड़ी थीं। जैसे जैसे उन्होंने अपनी चीजें समेटी, कोहरा घना होता गया, उनके पैरों के चारों ओर घूमता हुआ। पेड़ों से छायादार आकृतियां उभरीं, उनकी आंखें एक अप्राकृतिक लाल रंग की चमक से चमक रही थीं। भागो! हसन ने अपने दोस्तों को रास्ते की ओर धकेलते हुए चिल्लाया। जंगल में दौड़ते हुए शाखाओं ने उनके कपड़े फाड़ डाले। चाहे वे कितनी भी तेज दौड़ें, फुसफुसाहटें उनके पीछे पीछे आती रहीं, जो तेज और अधिक आग्रहपूर्ण होती गईं। हवा भारी होती गई, मानो जंगल खुद उन्हें अपनी मुट्ठी में कैद रखना चाहता हो। दानियाल एक जड़ पर ठोकर खाकर गिर पड़ा, दर्द से कराह उठा। अय्यान और हसन ने उसे अपने पैरों पर खड़ा किया। डर ने उन्हें ताकत दी। बिलाल ने पीछे देखा और एक घुटी हुई सांस ली। उनमें से एक छायादार आकृति उनके ठीक पीछे थी। उसकी खोखली आंखें द्वेष से जल रही थीं। तेज चलो, बिलाल ने आग्रह किया। उसकी आवाज घबराहट से भरी हुई थी। वे झाड़ियों के बीच से निकल पड़े। उनके सीने में दिल धड़क रहा था। जंगल का किनारा असंभव लग रहा था, लेकिन वे रुकने की हिम्मत नहीं कर पाए। फुसफुसाहटें एक कोरस में बदल गईं। आवाजें एक दूसरे से टकरा रही थीं, एक साथ विनती और धमकी दे रही थीं। जब उन्हें लगा कि वे कभी नहीं बच पाएंगे, तो वे पेड़ों की कतार तोड़कर निकल गए। शहर की ओर जाने वाली सड़क उनके सामने फैली हुई थी, जो भोर की पीली रोशनी में नहाई हुई थी। कोहरा तुरंत ही छंट गया, पीछे सिर्फ खामोश जंगल रह गया। हांफते और कांपते हुए लड़के जमीन पर गिर पड़े। उनके अंग थकावट और आतंक से कांप रहे थे। बहुत देर तक उनमें से कोई भी नहीं बोला। वे क्या बोल सकते थे? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन डर वास्तविक था। हम सफल हुए, अय्यान ने आखिरकार फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कर्कश थी। बिलाल ने कांपते हाथ से अपना चेहरा पोंछा। चलो फिर कभी यहाँ वापस नहीं आएंगे। उन्होंने फिर कभी उस प्रेतवादी शिविर के बारे में बात नहीं की, लेकिन हर रात जब वे बिस्तर पर लेटे थे, तो वे अभी भी अपने मन में उस डरावनी आवाज की हल्की प्रतिध्वनि सुन सकते थे। चले जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।